हेलो स्टूडेंट, आज आपको गणित विषय के जो कक्षा 10 की गणित है इसमें एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो है आपका त्रिभुज, जो ज्यामिति के अंतर्गत आता है, त्रिभुज के बारे में आपको बताएंगे और त्रिभुज से संबंधित जो भी प्रमेय वगैरह हैं ये आपको बताएंगे। त्रिभुज और इस हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में आपके उसमें जो है वो समरूप त्रिभुज है। तो समरूप त्रिभुज, समरूप जैसा कि नाम से आपको लग रहा है, समरूप जिनका रूप एक जैसा हो। समरूप सर्वांगसम त्रिभुज आप लोग 9th में पढ़ चुके हो। 10th में समरूप त्रिभुज से संबंधित प्रमेय आपको पढ़ाई जाएंगी। समरूप त्रिभुज की क्या शर्तें होती हैं? समरूप त्रिभुज इसी को इंग्लिश में हम कहते हैं सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल, समरूप त्रिभुज या इंग्लिश में इसी को कहते हैं सिमिलर ट्रायंगल। दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं? जैसे दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज हमने लिया ABC, ये त्रिभुज ABC, दूसरा त्रिभुज DEF, ये त्रिभुज है DEF। ये दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज हमने लिया ABC और दूसरा त्रिभुज लिया DEF। ये दोनों त्रिभुज समरूप कब होंगे? इसके लिए कंडीशन है, शर्त है, अगर दोनों त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर है। दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि ये दोनों त्रिभुज या दो त्रिभुज, कोई भी दो त्रिभुज समरूप तब होंगे यदि नंबर 1 उनके संगत कोण बराबर होंगे। पहली शर्त, दो त्रिभुज समरूप कब होंगे? यदि उनके संगत कोण बराबर होते हैं। दूसरी शर्त, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ये दो शर्तें होती हैं किसी भी त्रिभुज के समरूप होने के लिए। ये दो शर्तें हैं। पहली शर्त, अब दो त्रिभुज ABC और कोण DEF, तो त्रिभुज DEF आपके सामने बने हुए हैं। ये दोनों त्रिभुज समरूप कब होंगे? यदि उनके संगत कोण बराबर होंगे। और दूसरी शर्त क्या है? उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो संगत कोण कौन से हुए? अगर इस त्रिभुज को इसके ऊपर रखते हैं तो जो कोण जिस कोण पे आएगा वो उसका संगत कोण कहलाएगा। जब इसको हम इसके ऊपर रखते हैं तो कोण A के नीचे कोण D आएगा, तो कोण और कोण D, कोण A बराबर कोण D। फिर दूसरा D किस पे आएगा? B आएगा E पर, तो कोण B बराबर कोण E, कोण B बराबर कोण E। और कोण C किस पे गिरेगा? के F पर, तो कोण C बराबर कोण F, कोण C बराबर कोण F। पहली शर्त कि उनके संगत कोण बराबर होते हैं। अगर त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF हम लेते हैं तो इनके संगत कोण A और D बराबर होने चाहिए, B और E और C और F बराबर होना चाहिए। पहली शर्त के अनुसार ये होना चाहिए। और दूसरी शर्त क्या है? कि उनकी संगत भुजाएं, AB जब आएगी तो किस भुजा पे आएगी? D भुजा पे। तो AB अनुपात DE, AB बटे DE बराबर BC भुजा किस पर आएगी? EF पे। BC बटा EF बराबर AC भुजा किस पे आएगी? DF पे। AC बटा DF। तो इस त्रिभुज इन दो त्रिभुजों के अनुसार ये दोनों त्रिभुज कब समरूप होंगे? यदि कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण F और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। AB अनुपात DE,
BC अनुपात EF और AC अनुपात DF, ये दो शर्तें अगर पूरी करता है तो हम ये कहते हैं कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सिमिलर ट्रायंगल हैं, समरूप त्रिभुज हैं। अब इस समरूप त्रिभुज पर पहली प्रमेय जो हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में है वो इंपॉर्टेंट प्रमेय है, महत्वपूर्ण प्रमेय है, जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछी जाती है, उसको आज हम आपको पढ़ाएंगे कि त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो वो समांतर रेखा अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। क्या है प्रमेय? प्रमेय क्या है? त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेदित करती है तो वो अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेदित करती है तथा उन्हें समान अनुपात में बांटती है या उनकी भुजाओं में समान अनुपात होता है, समान अनुपात में बांटती है। ये इस प्रमेय को हम थेल्स प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम जानते हैं? इसी प्रमेय को हम किस नाम से भी जानते हैं? थेल्स प्रमेय। थेल्स एक गणितज्ञ थे, उन्होंने सबसे पहले इस प्रमेय के बारे में बताया था, तो उन्हीं के नाम पे हम इसको क्या कहते हैं? थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या है? त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती हो तो वह रेखा उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यह है थेल्स प्रमेय, या इसे को समान आधार समानुक्ता प्रमेय भी कहते हैं। इसके लिए एक हम त्रिभुज लेते हैं। अब देखो प्रमेय लिखने का क्या तरीका है? प्रमेय लिखने का तरीका जो ये लिखा गया है इसे हम साधारण प्रतिज्ञा कहते हैं, या ये कथन कहलाता है प्रमेय का। ये पेपर में लिख के आता है, पेपर में आपको इतना लिखा हुआ मिलेगा, इसके बाद जो भी आप काम करेंगे वो आपका अपना काम होगा। केवल पेपर में जो ये कथन लिखा गया है जिसको हम साधारण प्रतिज्ञा भी कहते हैं, ये लिख के आता है, इसके बाद जो भी आप काम करेंगे वो आपका अपना तैयार किया हुआ होगा। प्रमेय लिखने का तरीका, सबसे पहले क्या लिखते हैं? ज्ञात है या दिया है, या गिवन। इंग्लिश में अगर आप लिखते हो तो गिवन, ज्ञात है या दिया है, कुछ भी लिख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम चित्र बना देंगे, फिगर बना देंगे। जो भी आपको कथन दिया गया है या जो भी साधारण प्रतिज्ञा आपको दी गई, इसके अनुसार हम पहले सबसे पहले चित्र बनाएंगे। चित्र जरूरी है प्रमेय को सिद्ध करने के लिए। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? त्रिभुज। त्रिभुज का नाम आया तो सबसे पहले एक हम त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज हमने बनाया। इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए एक त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज का नाम लिख देते हैं। नाम लिखने में हमने आपको बताया है, नाम कुछ भी लिखा जा सकता है, चाहे ABC लिखिए या PQR लिखिए। अब ये त्रिभुज ABC है। प्रमेय क्या है? समरूप त्रिभुज आप पढ़ रहे हो तो प्रमेय थेल्स प्रमेय। तो एक त्रिभुज ABC लेते हैं। सबसे पहले दिया है, लिखते हैं त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा। तो ABC त्रिभुज में हम BC भुजा लेते हैं, इसके समांतर एक रेखा DE खींचते हैं। BC भुजा के समांतर रेखा DE खींची।
ये रेखा DE खींचते हैं। DE रेखा क्या करती है? D रेखा जो BC रेखा के समांतर है, क्योंकि प्रमेय क्या है? त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर। तो त्रिभुज की तीन भुजाएं हुई, AB, BC और CA। इसमें हमने एक भुजा ली BC। इस BC रेखा के समांतर रेखा कौन सी खींची गई? DE। जो खींची गई रेखा जो अन्य भुजाओं को प्रतिच्छेदित करती है। अन्य दो भुजाएं हुई AB और BC, AB और AC। तो AB भुजा को किस बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है? D बिंदु पर। और AC भुजा को किस बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है? E बिंदु पर। तो आगे क्या प्रमेय है? तो तथा उन्हें प्रतिच्छेदित करती है तथा उन्हें समान अनुपात में बांटती है। तो ये D रेखा इस AB और AC भुजाओं को जिस अनुपात में बांटेगी वो अनुपात दोनों के बराबर होते हैं, या उन्हें समान अनुपात में बांटती है। इसलिए इसे समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं, या इसी का नाम हमने क्या बताया? थेल्स प्रमेय। ये थेल्स प्रमेय के नाम से जानी जाती है। तो सबसे पहले दिए गए कथन से, जिसको हम साधारण प्रतिज्ञा कहते हैं, उसके अनुसार सबसे पहले आपने क्या बना लिया? एक त्रिभुज बना लिया। क्योंकि प्रमेय त्रिभुज की है, तो त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कह रहा है, तो आपने सबसे पहले एक त्रिभुज बना लिया। और कैसे लिखना स्टार्ट करेंगे? ज्ञात है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? ज्ञात है। ये प्रमेय लिखने का तरीका है। जो कथन के अनुसार दिया गया होता है उसे हम ज्ञात है में लिखते हैं, गिवन लिखते हैं। गिवन वही या ज्ञात है वही लिखा जाता है जो आपका कथन होता है। ज्ञात है में क्या है कि त्रिभुज, तो त्रिभुज का नाम लिखिए। ज्ञात है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC। और क्या मालूम है? समांतर रेखा मालूम है। किस भुजा के? तीसरी भुजा, एक भुजा हमने कौन सी ली है? BC रेखा। त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर रेखा DE है। रेखा DE है। इतना ये मालूम है भी कि त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा। तो त्रिभुज का नाम आया, त्रिभुज हमने लिया है ABC। किस भुजा के समांतर है? उस भुजा का नाम लिख दिया। BC भुजा के समांतर है। कौन सी समांतर रेखा है? समांतर रेखा है DE। समांतर रेखा है DE, जो अब प्रतिच्छेदित करती है, जो AB को बिंदु D पर तथा AC को बिंदु C पर प्रतिच्छेदित करती है। ये इतना आपको कथन से लिखना होगा। जो साधारण प्रतिज्ञा प्रमेय है, जो वर्ड में कथन लिख के आता है, उसके अनुसार आपने क्या लिख दिया है या ज्ञात है। क्या ज्ञात है? त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर रेखा DE है, जो AB को बिंदु D पर तथा AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। तो पहला बिंदु हो गया। ये हर प्रमेय लिखने में इसी तरह आपको लिखना है। दूसरा बिंदु क्या हो गया? दिया है के बाद अब हमें क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है। दूसरा बिंदु लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूव। क्या लिखते हैं? रिक्वायर्ड टू प्रूव, या हिंदी में लिखते हैं सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? जो ये समांतर रेखा है, एक भुजा के समांतर रेखा है, ये अन्य दो भुजाओं को जिस अनुपात में विभाजित करती है वो अनुपात बराबर होते हैं। तो D रेखा AB रेखा को दो भागों में विभाजित कर रही है। पहला भाग AD अपान DB। ये AB रेखा के दो भाग हो गए। AB, AD और AB क्या है? AB रेखा के दो भाग हैं। इनके दो भाग कैसे आए? जब D रेखा क्या है? समांतर रेखा है। किसके समांतर है?
त्रिभुज की एक भुजा के समांतर है। एक भुजा कौन सी ली आपने? BC। तो D रेखा BC रेखा के समांतर है, जो AB और AC को विभाजित करती है। तो AB रेखा के दो भाग हुए, AD और DB, बराबर होंगे दूसरी भुजा AC। दूसरी भुजा AC है, इसके दो भाग कौन से हुए? AE और EC। AE और EC, AE अपान EC। ये सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? AD अपान DB। AD और DB क्या है? AB रेखा के दो भाग है। दो भाग कैसे हुए? जब इनको एक समांतर रेखा, ये समांतर रेखा त्रिभुज की एक भुजा BC के समांतर खींची गई है, तो ये समांतर रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ये प्रमेय आपको सिद्ध करनी है, AD अपान DB बराबर AE अपान EC। तो दो पॉइंट आपने लिखे। सबसे पहला पॉइंट हुआ दिया है या ज्ञात है, ये लिखेंगे। दूसरा पॉइंट हुआ कि हमें क्या सिद्ध करना है। दो पॉइंट हुए। अगर किसी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए दिए गए कथन के अनुसार जो दिया जाता है, इसके अतिरिक्त आपको कुछ अगर उसमें बनाना होता है तो वो किस में लिखते हैं? रचना में। उसके लिए हम कौन सा पॉइंट लिखेंगे? रचना। तो तीसरा पॉइंट आया रचना, कंस्ट्रक्शन। रचना बनाने के लिए कभी कभी जरूरत पड़ती है हमें कि जितना दिया होता है उससे उस चीज को हम सिद्ध नहीं कर सकते हैं, उसके अतिरिक्त कुछ उसमें हमें बनाना पड़ता है। तो दिए गए के अलावा अगर हमें कुछ उसमें बनाना पड़ता है तो वो किस में लिखेंगे? रचना। रचना में क्या लिखेंगे कि CD और BE को मिलाया। CD और BE को मिलाया। ये CD बिंदु और B बिंदु को आपस में मिला दिया तथा E से EF लंब डाला। E से AB रेखा पर लंब EF डाला तथा D से AC रेखा पर लंब DG डाला। ये दो लंब डालते हैं। EF लंब है AB रेखा पर। लंब का मतलब 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा, और इस पे लंब डाला DG। तो ये दो लंब रेखाएं हैं। क्या बनाया हमने? रचना में हमने क्या क्या बनाया कि BE और CD बिंदुओं को आपस में मिलाया। तो एक चीज ये मिलाई। दूसरी, बिंदु E से रेखा AB पर लंब रेखा EF तथा बिंदु D से AC रेखा पर लंब रेखा DG खींची। ठीक है। लंब रेखा का मतलब 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा हम खींचते हैं। ये किस में लिखा जाएगा? ये रचना में लिखा जाएगा। तो इतना रचना में लिख दीजिए। क्या लिखेंगे रचना में? CD, C तथा D और B तथा E बिंदुओं को मिलाया। C तथा D और B तथा E बिंदुओं को मिलाया। E बिंदुओं को मिलाया। बिंदुओं को मिलाया, ये मिलाया तथा D से DG लंब, ये लंब का चिन्ह है। DG लंब AC तथा EF लंब AB खींचा। EF लंब AB खींचा। इतना आपने बना दिया। ये रचना में बनाया। ये सवाल में प्रमेय में नहीं दिया गया था। इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमें इतनी रचनाएं इसमें प्रमेय में करनी पड़ेंगी। क्या करनी पड़ेंगी कि B तथा E बिंदु को C तथा D बिंदुओं को आपस में मिलाया गया और बिंदु D से रेखा AC पर लंब DG तथा बिंदु E से रेखा AB पर लंब EF डाले गए। लंब का मतलब हमने पहले बताया भी आपको कि 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखाएं खींची गई। तो अब इस प्रमेय का इतना ये चित्र कंप्लीट हुआ।
अगर ये प्रमेय आती है थेल्स प्रमेय, तो इसका इतना चित्र आपको बनाना होगा। देखो कोई भी प्रमेय बिना चित्र के नहीं सिद्ध की जाएगी। अगर आप सिद्ध कर देते हैं तो इसका मतलब है कहीं से आपने देख के उसको लिख दिया, तो चित्र जरूरी है। इतने पॉइंट सबसे पहले ज्ञात है, फिर सिद्ध करना है, फिर रचना। रचना अगर जरूरी है तो लिखी जाएगी, अदरवाइज ज्ञात है। सिद्ध करना के बाद जो प्रमेय का महत्वपूर्ण पार्ट है उपपत्ति, सिद्ध कैसे करेंगे उसको प्रूफ लिखने के लिए, तो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है उपपत्ति, जो कि अब आपको बताएंगे कि इस प्रमेय को सिद्ध कैसे करेंगे। तो उपपत्ति देखते हैं। ये किसी भी प्रमेय का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। अगर आपने प्रमेय में रचना तक लिख दिया है, चित्र बना दिया है और उपपत्ति नहीं लिखी है, तो आपको नंबर मिलने की गुंजाइश कम हो जाती है। इसलिए उपपत्ति मुख्य भाग है किसी भी प्रमेय का, उपपत्ति जरूरी है लिखना। अब इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज हमारे पास 2-3 बन रहे हैं। एक त्रिभुज कौन सा बन रहा है, ADE। एक त्रिभुज ये देखिए ADE, ये त्रिभुज बन रहा है। तो एक त्रिभुज ये हम लेंगे और दूसरा त्रिभुज लेंगे BDE, ये त्रिभुज लेंगे, क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों के लिए जो लंब डाले गए हैं, ये लंब क्या हो जाएंगे, इस त्रिभुज की ऊंचाइयां हो जाएंगी। सबसे पहले त्रिभुज हमने कौन सा लिखा, ADE। एक त्रिभुज ये देख रहे हो आप, ADE, ये त्रिभुज दिखाई पड़ा आपको। और इसी के नीचे दूसरा त्रिभुज बन रहा है एक ही बेस पर, AB रेखा पर देखो DBE, ये त्रिभुज बन रहा है। तो इन दोनों त्रिभुजों को लेते हैं। सबसे पहले हम त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल लेते हैं। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र आपको 9 में पढ़ चुके हो, 6, 7, 8 में भी त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ते हो। बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये सूत्र आपको मालूम है, तो इसी सूत्र को हम लगाते हैं। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये हमने सूत्र लिख दिया। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, आधार कौन सा लोगे, आधार कौन सा हुआ, ADE का त्रिभुज ADE ये है, तो आधार इसका हुआ AD बराबर 1/2 आधार हुआ AD गुणे ऊंचाई। इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, EF, 1/2 गुणे आधार AD गुणे ऊंचाई EF। ये त्रिभुज AD का क्षेत्रफल हो गया। सूत्र क्या लिखा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। AD त्रिभुज जब है तो आधार इसका होगा AD, और जो EF लंब डाला था वो इस त्रिभुज की क्या हो जाएगी, ऊंचाई। अब दूसरा त्रिभुज हम कौन सा ले रहे हैं, BDE, ये त्रिभुज जो बन रहा है BDE, ये वाला त्रिभुज जो बन रहा है, इसका क्षेत्रफल लिखते हैं। त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, फार्मूला वही रहेगा, सूत्र हम ऊपर वाला ही प्रयोग करेंगे क्षेत्रफल के लिए, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो BD का क्षेत्रफल हुआ 1/2, आधार कौन सा होगा, अब आधार त्रिभुज BD जब त्रिभुज लेंगे तो इसका आधार होगा BD, 1/2 BD इंटू ऊंचाई। ऊंचाई जो त्रिभुज ADE की थी, जो लंब डाला गया था, वही ऊंचाई इस त्रिभुज BD की भी हो जाएगी। तो ऊंचाई क्या हो गई, EF। तो इस प्रकार हमने दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकाले। त्रिभुज AD का क्षेत्रफल क्या आया, 1/2 गुणे AD गुणे EF, और त्रिभुज BD का क्षेत्रफल आया 1/2 गुणे BD इंटू EF। दोनों त्रिभुजों को का क्षेत्रफल निकालने के बाद अब इनको हम भाग कर देते हैं। भाग करिए दोनों को। त्रिभुज AD का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल, इसको भाग कर रहे हैं।
त्रिभुज AD का क्षेत्रफल को त्रिभुज BD के क्षेत्रफल से भाग कर देते हैं, बराबर त्रिभुज AD का क्षेत्रफल कितना आया 1/2 गुणे AD गुणे EF बटे BD का क्षेत्रफल आया 1/2 गुणे BD गुणे EF। बाएं पक्ष एक तरफ भाग किए गए, दाहिने पक्ष एक तरफ भाग किए गए। अब दोनों तरफ से इधर से 1/2 EF और EF कट जाएंगे, तो हमारे पास हमको क्या मिलेगा, इसको यहां पे लिख देते हैं। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल बराबर कितना बचेगा उधर से AD बटा BD, क्या बचा AD बटा BD। ये समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। 1/2 EF और 1/2 EF समान पद थे, ऊपर से कैंसिल हो गए भाग करने पर, और क्या बचा त्रिभुज AD का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BD का क्षेत्रफल बराबर AD बटा। तो इस प्रकार जैसे आपने देखा त्रिभुज AD का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DE का क्षेत्रफल बराबर AD बटा BD। अब दूसरे राउंड में हम पूरा इतना नहीं सिद्ध करेंगे, अब की बार त्रिभुज AD तो ऊपर वाला लेंगे ही, और इसके नीचे DEC ये त्रिभुज जो बन रहा है, पहली बार में BDE त्रिभुज लिया था, इस बार त्रिभुज हम लेंगे DEC ये त्रिभुज लेंगे, इसको इसी प्रकार लिख देंगे। इसी प्रकार त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर 1/2, सूत्र वही लगेगा, आधार गुणे ऊंचाई। इस बार AD का आधार हम A ही लेंगे, 1/2 आधार हुआ AE गुणे ऊंचाई इस बार हो जाएगी DG इंटू DG बटा 1/2 इंटू त्रिभुज DEC का आधार लेंगे हम EC इंटू ऊंचाई इसके लिए हो जाएगी DG ये हो गया। अब दोनों तरफ से 1/2 DG और DG कैंसिल हो गए, क्या मिला हमें त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर है कितना मिला AE बटा EC। ये समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो दो समीकरणें हमें इस प्रकार मिल गई, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब देखिए दो त्रिभुज जो बन रहे हैं, त्रिभुज BDE ये त्रिभुज और त्रिभुज DEC 9th में पढ़ाई गई थी कि अगर एक ही आधार रेखा और समान समांतर रेखाओं के बीच दो त्रिभुज जो बनते हैं उनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। क्यों बराबर है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए जो आप तर्क देते हो, जो लाइन आप लिखते हो, उसमें अगर तर्क की जरूरत पड़ती है तो उसको लिखा भी जाता है, नहीं तो आप ये कहाँ चला। जैसे हमने लिखा BD का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, तो क्यों बराबर है, 9th में जो प्रमेय आपने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, समान आधार तथा दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। इस प्रमेय के अनुसार इन दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं। तो 9th में प्रमेय पढ़ी थी कि एक ही आधार तथा दो समांतर रेखाओं के बीच बने दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। अब इनका व्युत्क्रम लिख देते हैं, 1 त्रिभुज BD का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। व्युत्क्रम कर लेते हैं। अब इस व्युत्क्रम के दोनों तरफ हम काहे से गुणा कर लेंगे,
त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल गुणा कर देते हैं। दोनों ओर त्रिभुज एडी के क्षेत्रफल से गुणा करने पर जो आपने ये निकाला 1/2 त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल बराबर 1 बटा त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल, इसके दोनों तरफ हमने त्रिभुज एडी के क्षेत्रफल से गुणा की, तो गुणा करने में क्या आ जाएगा, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल बराबर इधर क्या आ जाएगा, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल, गुणा करने पर ये मिला। अब समीकरण 1 और 2 देखिए। समीकरण 1 से हमने क्या लिखा था, त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल किसके बराबर है, एडी बटा बीडी। तो इसको क्या लिख दिया, यहां से लिख देते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी का क्षेत्रफल बराबर है एडी बटा बीडी, एडी बटा बीडी बराबर 2 में क्या आता है, एडी का क्षेत्रफल बटे डीईसी का क्षेत्रफल किसके बराबर है, ए बटा ईसी। ये समीकरण 2 थी, ए बटा ईसी। तो समीकरण 1 तथा 2 से जो हमने प्राप्त किया वो क्या है, समीकरण 1 में थी त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बटे बीडी का क्षेत्रफल था एडी बटे बीडी, तो इसकी जगह हमने लिख दिया एडी बटा बीडी। और त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी का क्षेत्रफल समीकरण 2 से कितना आया था, ए बटा ईसी। और यही हमको प्रूव भी करना था, जो हमने लिखा था सिद्ध करना में इस तरह के फिर में ये सिद्ध हो गई। धन्यवाद।